ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द वर्ल्ड कल्चर थेरी। ठीक है, हम पहले ग्लोबलाइजेशन की थेरीज कर रहे हैं, तो वर्ल्ड सिस्टम थेरी हम कर चुके हैं। नाउ वी हैव दैट वर्ल्ड कल्चर थेरी। ठीक है, वर्ल्ड कल्चर थेरी क्या है? ये थेरी क्या कहती है? ये एक लेबल है। ठीक है, एक लेबल होता है ना कि इसका लेबल लगा दिया, इसका एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन बन गई, उसकी एक पहचान बन गई। तो असल में एक्चुअली ये जो वर्ल्ड कल्चर थेरी है, ये लेबल है। ग्लोबलाइजेशन को कैसे देखना है, ग्लोबलाइजेशन है क्या, ग्लोबलाइजेशन काम कैसे करती है, ग्लोबलाइजेशन के अंदर कंपोनेंट्स क्या हैं, उसकी फंक्शनिंग क्या है, वो किस तरह से अपना रोल प्ले करता है। तो ये जो लेबल है, ग्लोबलाइजेशन को देखने का तरीका। ठीक है, तो इस देखने के तरीकों को उन्होंने एक नाम दे दिया है ग्लोबल वर्ल्ड कल्चर थ्योरी का। अब वर्ल्ड कल्चर अगर हम इसको कंपेयर करते हैं वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी की बात करते हैं, तो जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी था वो ज्यादातर किसकी बात करता था? वो बात करता था इकोनॉमिक फोर्सेस की बात कर रहा था। इकोनॉमिकली वर्ल्ड में डिवीजन कैसी हुई है, कोर, पेरिफेरी, सेमी पेरिफेरी में डिवाइडेड है। कोर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सेमी पेरिफेरी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, पेरिफेरी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप इनका आपस में एक्सप्लॉयटेशन का है, इनइक्वालिटी का है, ये किस तरह से। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं वर्ल्ड कल्चर थ्योरी की बात करते हैं, तो वर्ल्ड कल्चर थ्योरी देखता है ग्लोबलाइजेशन को इन द फॉर्म कि एक ये तरीका है, दिस इज अ वे, दिस इज अ लेबल, दिस इज अ मेथड टू व्यू ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन को हम कैसे देखेंगे। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी ग्लोबलाइजेशन को देख रहा था इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एस्पेक्ट, और उसके अंदर फिर बाकी मेन जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू था या फोकस था। अब जो वर्ल्ड कल्चर थ्योरी देख रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं कि इसको इन द फॉर्म ऑफ कल्चर के तौर पे देख रहे हैं कि ऐसा कल्चर डेवलप हो जाता है, ऐसा सिस्टम बन जाता है, लोगों के आपस में रिलेशनशिप कैसे बिल्डअप हो जाते हैं, या वो उस दुनिया को कैसे देखते हैं। ठीक है, तो इसका फोकस क्या है वर्ल्ड कल्चर थ्योरी का कि अब वर्ल्ड कल्चर थ्योरी क्या कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है? वो ये कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, इट फोकसेस ऑन द वे in which participants in the process become conscious of and give meaning to living in the world as a single place। ठीक है, कि ये जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स कौन से होंगे ग्लोबलाइजेशन में? जी स्टूडेंट्स, ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेंट्स कौन से होंगे? एक सेमिनार में पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, आपको आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो इस ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस जी कंट्रीज होंगे, नेशंस होंगी। जी कंट्रीज होंगे, नेशंस होंगे, लोग होंगे, ठीक है, इंडिविजुअल्स होंगे। तो ये कहते हैं कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं इस प्रोसेस के दरमियान में, वो क्या देखते हैं, वो कॉन्शियस होते हैं, उनको शऊर आ जाता है, वो अवेयर हो जाते हैं, उनको पता चल जाता है। किस चीज का पता चल जाता है? कि हम एक सिंगल स्पेस में रह रहे हैं, हम एक ही जगह पे रह रहे हैं। ठीक है, उनके जहन में ये नहीं होता कि हम अलग जगह पे रह रहे हैं, हम अलग मुल्क में रह रहे हैं, हम किसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां तक कोई आ नहीं सकता, या किसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं जिसके साथ कोई जो है उसको पहुंच नहीं सकता, या वो बहुत ही अलग है। नहीं, दे थिंक दैट, और दे accept this notion, और they are conscious of, और they are aware of कि हम जिस जगह पे रह रहे हैं वो it is a single place। ठीक है, ये एक सिंगल स्पेस है, ये एक ही जगह है, ये एक ऐसी जगह है जहां पे, जैसे हम कहते हैं ना हम एक ही जगह पे रह रहे हैं, उस एक ही जगह पे रहने का क्या मतलब होता है? हमें पता होता है उधर क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, हम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, हम उसकी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, हम वहां पे जो कुछ भी हो रहा था उसको देख रहे होते हैं, उसमें अपनी जो है वो अपना भी अमल दखल या अपना इनपुट दे रहे होते हैं, उसमें अपना भी रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है? ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर तमाम जो उसके मेंबर्स हैं वो इस बात पे यकीन करते हैं कि हम एक ही जगह पे रह रहे हैं। ठीक है, कि दुनिया क्या है, एक ऐसी जगह है जो दैट इज अ सिंगल स्पेस, दैट इज अ सिंगल प्लेस। ठीक है, और वो सिंगल स्पेस क्या है, सिंगल प्लेस किस तरह से है कि जिसके अंदर दुनिया कंप्रेस हो रही है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कंप्रेस हो जाना, छोटा हो जाना, दब जाना, जिसमें वो करीब आ जाएंगे। ठीक है, एंड द इंटेंसिफिकेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ द वर्ल्ड एज अ होल, जो हमने ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन शुरू में की थी। ठीक है, तो वो ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन इस थ्योरी की से लिंक हो की है कि वो ग्लोबलाइजेशन को कैसे देखते हैं कि कंप्रेशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया कंप्रेस हो गई है, एंड द इंटेंसिफिकेशन, बहुत ज्यादा शिद्दत आ गई है किस चीज में?
ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ द वर्ल्ड एज अ होल, पूरी दुनिया के लोगों के दरमियान में, उनकी सोच में, उनकी शऊर में, उनकी ख्याल में ये शिद्दत आ गई है। अब ये सोचते हैं, अब उनका यकीन हो गया है कि हम एक ऐसी जगह पे रह रहे हैं जो कि वर्ल्ड एज अ होल, ठीक है, कि दुनिया में रह रहे हैं, हम एक जगह पे रह रहे हैं जो एक ही है, ठीक है, हम एक ही जगह पे रह रहे हैं। उनके जहन में ये नहीं है कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो ये अलग है, अमेरिका अलग है, चाइना अलग है, जापान अलग है, नहीं, दे आर थिंकिंग and they have the mindset, they have the perception that the wherever we are living in this world, we are living in a single space, we are living in a single place, एक ही जगह जहाँ पे हम रह रहे हैं। उस एक ही जगह के रहने का मतलब है कि उनकी हर चीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होगी, एक दूसरे के साथ लिंक होगी, वो एक्टिविटीज किस तरह से परफॉर्म करते हैं, उनके दरमियान में रिलेशनशिप किस तरह से है, तो वो चीज इसके अंदर आ जाती है, वो उसको देखते हैं। ये क्या करते हैं कि वर्ल्ड कल्चर क्या डिनोट कर रहा है, वर्ल्ड कल्चर क्या बता रहा है, किस चीज को कह रहा है कि मल्टीपल वेज ऑफ डिफाइनिंग द ग्लोबल सिचुएशन, ठीक है, हम मुख्तलिफ जरिए से बता सकते हैं कि ग्लोबल सिचुएशन क्या है, पूरी दुनिया में ये हालत क्या है, लेकिन ये जहन में रखते हुए कि वर्ल्ड इज अ सिंगल स्पेस, ये एक ही जगह है, एक ही स्ट्रक्चर है, एक ही उसकी आइडेंटिटी है जहां पे सारे लोग मिलके रह रहे हैं। अच्छा, अब ये किस चीज़ की बात करते हैं कि ये जो इसके अंदर फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसकी करेक्टरिस्टिक्स के तौर पर बता देते हैं कि वर्ल्ड कल्चर क्या कर रहा है, कि वर्ल्ड कल्चर इट इज़ लाइक अ सेट ऑफ अजम्पशंस, एक्सपेक्टेशंस, नॉर्म्स एंड नॉलेज, ठीक है, कि वर्ल्ड कल्चर क्या है, किसकी बात करते हैं, कि ऐसा सेट है, ऐसे हम कहते हैं ना ये सेट है, ये सेट इतने का मिलता है, उस सेट के अंदर ये चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। तो इसी तरह से कहते हैं कि जो पूरी दुनिया के अंदर जो एक वर्ल्ड कल्चर शेयर हो रहा है, उस वर्ल्ड कल्चर के अंदर क्या है, अजम्पशंस हैं, लोगों के मफरूजे हैं, सोच है, एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या उनकी किस चीज़ को वो चाहते हैं कि ऐसा हो, नॉर्म्स हैं, नॉलेज है, ठीक है। और ये जो पूरी दुनिया में नॉर्म्स है, नॉलेज है, एक्सपेक्टेशंस है, अजम्पशंस है, ये सिर्फ एक बंदे के पास नहीं है, किसी एक सोसाइटी के पास नहीं है, किसी एक दुनिया के मुल्क के पास नहीं है, बल्कि ये जो नॉर्म्स है, नॉलेज है, ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ये सारे के सारी दुनिया के लोग आपस में मिलके शेयर कर रहे हैं। सब लोगों के पास इसकी आप ये कह सकते हो अथॉरिटी है, सब लोगों के हाथ में ये चीज़ है, ठीक है। ये जो नॉर्म्स पूरी दुनिया में डेवलप है, तो ये नॉर्म्स सब मिलके उसको फॉलो कर रहे होते हैं, सब मिलके उसके नॉलेज को शेयर कर रहे होते हैं। ये नॉलेज, ये नॉर्म किसी एक बंदे, किसी एक मुल्क या किसी एक जगह के लिए मखसूस नहीं है। आप ये खुद देख सकते हो कि अगर कोई नई डिस्कवरी आती है, कोई अगर कोई नई चीज़ ईजाद होती है, कोई एक नया आइडिया आता है, तो वो नया आइडिया सिर्फ़ एक जगह तक महदूद नहीं होता कि सिर्फ़ जापान के लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ़ अमेरिका के लोग यूज़ कर रहे हैं। नहीं, बल्कि वो क्या होगा कि वो जो प्रोडक्ट है, वो जो आइडिया है, वो जो नॉलेज जनरेट हुई है, वो जो नॉर्म बने हैं, वो नॉर्म, वो नॉलेज आहिस्ता-आहिस्ता फिर सब शेयर करते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा टाइम लगता है, लेकिन वो चीज़ फिर आहिस्ता-आहिस्ता सबके पास आ जाती है, तो वो शो कर रही है कि वर्ल्ड एज अ सिंगल स्पेस, ठीक है, ऐसी सिंगल स्पेस है जिसमें वो जो चीज थी, वो जो आइडिया था, वो जो कॉन्टेक्ट, जो नॉलेज था, वो सब शेयर कर रहे होते हैं, वो सबके पास मौजूद होता है। फिर ये करें वर्ल्ड कल्चर की बात करें कि इट इज लाइक अ सोशली कंस्ट्रक्टेड, कि जो पूरी दुनिया की जो कल्चर की बात कर रही है, ये जो सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस है, ये जो सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस हम कह रहे हैं ना, ये सेट ऑफ अजम्पशंस है, एक्सपेक्टेशंस है, नॉर्म्स और नॉलेज है, ये सारी की सारी चीजें सोशली कंस्ट्रक्टेड है। सोशली कंस्ट्रक्टेड मतलब ये खुद बनाए गए हैं। एक एक चीज होती है ना कि जो नेचुरली बनी हुई हो, नेचुरली, जैसे हम पौधों की बात करते हैं, खुद से बन जाते हैं, हमने सिर्फ बीज डाला होता है, उसका देखना होता है, ख्याल करना होता है, हम नहीं उसको बना रहे होते, ठीक है, दैट इज नेचुरल, नेचुरली वो कंस्ट्रक्टेड होता है। सोशली कंस्ट्रक्टेड क्या कि सोसाइटी के लोग आपस में मिलके उसके अंदर अपना रोल प्ले करके कैसे उसको जनरेट करते हैं, कैसे उसको बनाते हैं। तो यही जो वर्ल्ड कल्चर है, ये जो एक्सपेक्टेशंस पूरी दुनिया में बनी हुई हैं, ये जो नॉर्म्स पूरी दुनिया में जनरेटेड है, ये जो नॉलेज पूरी दुनिया के लोगों में के दरमियान में शेयर हुई है, वो क्या है, वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, सब आपस में लोग मिलके उसको बनाते हैं, ठीक है। और वो ज्यादातर कौन बनाता है, ग्लोबल रिचुअल्स बना रहे होते हैं बड़े लेवल पे, पूरी दुनिया में जो एक्टिविटीज हो रही होती हैं, जो एक्शंस हो रहे होते हैं, उसकी वजह से ये नॉर्म्स और नॉलेज बनते हैं। डिस्टिंक्ट क्या है कि ये जो सेट ऑफ अजम्पशंस, एक्सपेक्टेशंस और नॉर्म्स हैं, ये डिस्टिंक्ट है, ठीक है, ये एक इसकी अलग पहचान है। वर्ल्ड कल्चर की अलग पहचान है और लोकल कल्चर की अलग पहचान है। अगर हम वर्ल्ड कल्चर की बात करते हैं, तो वर्ल्ड कल्चर की अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरी दुनिया की अगर हम बात करें, तो विच लैंग्वेज इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जी, विच लैंग्वेज इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड?
इंग्लिश। जी, इंग्लिश। तो ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है जो कि स्पोकन होती है पूरी दुनिया में, इसको हम कहेंगे दैट इज़ अ वर्ल्ड कल्चर। अब ये जो वर्ल्ड कल्चर है ये मुख्तलिफ है एज़ कम्पेयर टू द लोकल कल्चर। अगर हम लोकल कल्चर की बात करें तो पूरी दुनिया में तो चलो बेशक इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन अगर हम लोकली बात करें तो लोकली कौन-सी लैंग्वेज बोली जाती है? हम जैसे कहें कि अगर पाकिस्तान की उर्दू की बात करते हैं, इंडिया में हम हिंदी की बात करते हैं, चाइना में चाइनीज़ की बात करते हैं, या हम किसी और दूसरी दुनिया के मुल्क की बात करते हैं तो उनकी वो लोकल लैंग्वेज है। तो वो जो एक वर्ल्ड कल्चर बना हुआ होता है वो वर्ल्ड कल्चर एक लोकल कल्चर से मुख्तलिफ होता है। कॉम्प्लेक्स कैसे होता है कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, वो आसान नहीं होता, बहुत पेचीदा होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, बहुत सारी चीजें उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। कंटेस्टेड कंटेस्टेड जैसे ना कॉन्टेक्स्ट हम कहते हैं, कॉन्टेस्ट कहते हैं कि ये मुकाबला है, ठीक है। तो कंटेस्टेड का मतलब ये है कि इट इज नॉट, ये उस वर्ल्ड कल्चर के पास जरूरी नहीं है कि सब लोग राजी हों, सब लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, सब लोग खुशी खुशी इसके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं, बल्कि समटाइम्स इट हैपन्स के कि ये जो वर्ल्ड कल्चर है ये फेस कर रहा होता है, क्रिटिसिज्म फेस कर रहा होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहा होता है, ये टेंशन फेस कर रहा होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल दें कि इंग्लिश लैंग्वेज के अडॉप्शन, इंग्लिश लैंग्वेज एज अ वर्ल्ड कल्चर, और ये जो लैंग्वेज है ये क्या कर रहा है कि ये लैंग्वेज पूरी दुनिया में तो बोली जाती है, लेकिन समटाइम्स इट हैपन्स, अगर हम अपने मुल्क के किसी एरियाज की बात करते हैं तो वहां पे इस लैंग्वेज को पसंद नहीं किया जाता होगा, उसके ऊपर उसको नहीं यूज किया जाता होगा, या उसको जो इस्तेमाल करने में मुश्किल आती होगी। तो जो वर्ल्ड कल्चर है, ये जो एक नॉर्म्स एंड नॉलेज और एक्सपेक्टेशंस डेवलप हुई हुई है, ये कंटेस्टेड भी होती है। डायनेमिक किस हिसाब से है कि इट इज, डायनेमिक का मतलब होता है जो तब्दील होता रहे, बार बार चेंज होता रहे, उसके वो स्टैटिक ना हो, वो रुक ना जाए, ठीक है। उसके अंदर थोड़ा हर कुछ अरसे के बाद उसमें चेंजिंग आ रही हो, वो चेंज हो रहा हो, वो मूव कर रहा हो, आपको नजर आए कि हाँ इसके अंदर ये तब्दीली आ रही है, ठीक है। तो ये जो जाहिर सी बात है, ये जो अजम्पशंस, एक्सपेक्टेशंस, नॉर्म्स एंड नॉलेज है, आप खुद ऑब्जर्व करते हो कि कल्चर हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर और बहुत सारे कल्चर्स के इन्फ्लुएंस आ जाता है, या मॉडर्नाइजेशन की वजह से, या टेक्नोलॉजी की वजह से, या इसी ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस की वजह से कल्चर चेंज होते हैं। तो इसी तरह से ये लोग भी ये बात करते हैं कि जो वर्ल्ड कल्चर है दैट इज डायनामिक, ये क्या कर रहा है, ये चेंज होता जाता है, ये बार बार इसको सोशली कंस्ट्रक्ट किया जाता है। सिग्निफिकेंट कैसे है कि वर्ल्ड कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वर्ल्ड कल्चर को इंपॉर्टेंट समझा जाता है, और इसको प्रमोट अक्सर कौन से ऑर्गेनाइजेशन कर रही होती हैं, जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड कल्चर की हम बात करें कि सिर्फ ये नहीं है कि ड्रेसिंग है, लैंग्वेज है, फूड है, ठीक है, वर्ल्ड कल्चर में आइडियाज भी आ जाते हैं, वर्ल्ड कल्चर में नॉर्म्स भी आ जाते हैं, नॉलेज भी आ जाते हैं। जैसे अगर हम ये बात करें कि ये जो कैपिटल पनिशमेंट है, ये जो हम डेथ सेंटेंस कहते हैं, ठीक है, जो डेथ सेंटेंस है, जैसे मौत की सजाए मौत की सजाए मौत की बात करते हैं, तो ये सजाए मौत इंटरनेशनली जो वर्ल्ड कल्चर है उसमें इस तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो एक ये नॉर्म है, तो ये जो नॉर्म है, ये नॉर्म क्या है, ये डेवलप हुआ हुआ है पूरी दुनिया में, और इसको किस तरह से बनाया हुआ है, किसने बनाया हुआ है? फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी दुनिया में काम कर रही हैं और लोगों की वेलफेयर के लिए, तो ये जो कुछ नॉर्म्स हैं, ये कुछ नॉर्म्स बनाती हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बना रही होती हैं, एनजीओज बना रही होती हैं, या आप डिफरेंट, आप ये कहते हैं जैसे फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो कि ऐसे वर्ल्ड कल्चर को बनाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा फिर ज़रूरी हो जाती हैं। अच्छा, अब इस वर्ल्ड कल्चर के अंदर जो है वो 4 मेन कंपोनेंट्स बताते हैं। 4 मेन कंपोनेंट्स बता रहे हैं ग्लोबल ह्यूमन सर्कमस्टेंसेस के, कि ग्लोबली जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से है, ह्यूमन सर्कमस्टेंसेस है, उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं? 1 मिनट, लेट मी चेक। जी, इसके अंदर सर्कमस्टेंस 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ ग्लोबल ह्यूमन सर्कमस्टेंसेस क्या है, कि जो ग्लोबली ह्यूमन सर्कमस्टेंसेस, जो भी मामला चल रहे हैं, जो भी सिचुएशन चल रही है, जो एक वर्ल्ड कल्चर बना हुआ है, लोग उसको कैसे वो डोमिनेंट है, कैसे वो कंटेस्टेड है, कैसे वो डायनामिक है, तो ये सारी चीजें हैं। इन चीजों के अंदर क्या क्या कुछ आ जाते हैं, कंपोनेंट्स क्या है, उसके हिस्से क्या है, उसके पार्ट्स क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज द सोसाइटीज,
ये जो ग्लोबल ह्यूमन सर्कमस्टेंसेज हैं, ये जो वर्ल्ड कल्चर है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं? सोसाइटीज आ जाती हैं। सोसाइटीज को उन्होंने फिर लिंक किया हुआ है जैसे कि नेशन स्टेट्स। नेशन स्टेट्स यहाँ पे कहते हैं कि ये जो नेशंस हैं, ये जो स्टेट्स हैं, जो कंट्रीज हैं, वो आते हैं। नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट हम जब पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन करेंगे तो उसमें आपको फिर क्लियर करूंगी, ठीक है। सोसाइटीज का मतलब है नेशन स्टेट आ जाएगा, सिस्टम ऑफ सोसाइटीज का मतलब आ जाएगा कल्चर, ठीक है। तो ये ग्लोबल ह्यूमन सर्कमस्टेंसेस के अंदर आ जाती हैं सोसाइटीज। नंबर 1 पार्ट सोसाइटी आ जाता है, मींस नेशन स्टेट। नंबर 2 पार्ट आता है सिस्टम ऑफ सोसाइटी, मींस दैट कल्चर। नंबर 3 पार्ट आता है द इंडिविजुअल्स प्रैक्टिसिंग कल्चर, ठीक है। जो जाहिर सी बात है, एक तो सोसाइटी है, कल्चर है ना, तो इंडिविजुअल्स भी तो आएंगे। एक इंडिविजुअल है जो कि अपने लेवल पे कल्चर को प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। और जो बड़े लेवल पे कल्चर प्रैक्टिस कर रहा है वो क्या है? वो ह्यूमन काइंड है, पूरी इंसानियत, ठीक है। एक कंपोनेंट क्या है? एक इंडिविजुअल, हर एक एक बंदा अपनी तरह से किस तरह से इस कल्चर को प्रैक्टिस कर रहा है। और ह्यूमन काइंड आ जाएगी द होल पॉपुलेशन, द ग्लोबल पॉपुलेशन, जो कि पूरी आपस में मिलके क्या कर रहे हैं? मुख्तलिफ कल्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं कि दीज आर द 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ ग्लोबल ह्यूमन सर्कमस्टेंसेस। इसमें से किसी भी एक चीज के अंदर तब्दीली आएगी तो इट विल लीड टू चेंज इन दैट ग्लोबल ह्यूमन सर्कमस्टेंसेस, यू कैन से द ग्लोबल कल्चर के अंदर चेंज आएगा। अच्छा, ये जो है वो ये सारी की सारी चीजें, ये दीज 4 कंपोनेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्या करते हैं? दीज गिव मीनिंग टू लाइफ एज पीपल इन लिविंग इन अ सिंगल स्पेस। क्योंकि इन चीजों को करते हुए, इन चीजों को देखते हुए उनको ये पता चलता है कि हम किसी एक जगह पे रह रहे हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको ग्लोबल स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क्स भी कहते हैं, ठीक है। फ्रेमवर्क्स हैं, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क्स हैं। इनकी वजह से किसी और चीजों में तब्दीली आती है। इसकी वजह से ग्लोबली डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ढांचे, जैसे हम ढांचे की बात करते हैं, उसकी किसी भी, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ढांचे की बात करते हैं, स्ट्रक्चर की, तो उसके अंदर उसके लोग आ जाएंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी, उसके कानून आ जाएंगे, उसके नॉर्म्स आ जाएंगे, वहां पे ड्यूटीज कैसे हैं, रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है। तो जब हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो ग्लोबल स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क्स है, तो इट मींस कि ये क्या है? ये बना रहे हैं, ये चेंज कर रहे हैं। ग्लोबल, ये जो सर्कमस्टेंसेस हैं, ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये चारों के चारों कंपोनेंट्स क्या कर रहे होते हैं? ग्लोबल स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क्स हैं। ये क्या कर रहे होते हैं? ये जो इंडिविजुअल के राइट्स होते हैं, एक के हकूक क्या है, उसके पहचान क्या है, उसको शेप कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, ठीक है। या वो बनी हुई होती हैं उनके राइट्स, उनको रीशेप कर रहे होते हैं, उनको कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं या डीकंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। कैसे? अब सोसाइटीज जैसे है नेशन स्टेट, हम एक एक कंपोनेंट को देखते हैं, कह रहे हैं कि ये जो एक एक कंपोनेंट है, ये सारे आपस में मिलके, ये काम मिलके, आपस में मिलके या अलग अलग ये चीज करते हैं कि ये इंडिविजुअल के राइट्स को, उनकी पहचान को, उनकी क्या पहचान है, उनके हकूक क्या है, उनके हकूक को बना रहे होते हैं, खराब कर रहे होते हैं, तोड़ रहे होते हैं, दोबारा ठीक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से, तो सोसाइटीज क्या करती हैं? सोसाइटीज शेप, ठीक है, शेप दे रही होती है, बना रही होती है। नेशन स्टेट्स क्या करते हैं? नेशन स्टेट शेप दे रहे होते हैं ना, वो एक पहचान बताते हैं कि एक इस मुल्क के लोगों की, इस जगह के लोगों की पहचान क्या है, कि इनका फॉर एग्जाम्पल किसी कानून के जरिए, ठीक है, जो नेशन स्टेट है किसी कानून के जरिए लोगों के राइट्स बताती हैं, उनकी आइडेंटिटीज डेवलप करती हैं। कल्चर क्या कर रहा होता है? इसी तरह से कल्चर भी क्या कर रहा होता है? लोगों के राइट्स बता रहा होता है कि इस कल्चर के अंदर इन लोगों को ये हकूक हासिल है, ठीक है, इन लोगों को इस तरह से पहचान दी जाएगी, इन लोगों के लिए ये काम किया जाएगा। इसी तरह से जो इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स प्रैक्टिसिंग कल्चर, इंडिविजुअल्स अगर किसी कल्चर को प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे तो वो क्या करेंगे? वो कल्चर इससे खत्म हो जाएगा। अगर एक इंडिविजुअल्स किसी आइडेंटिटी को अगर मेंटेन नहीं रखेंगे, किसी पहचान को मेंटेन नहीं रखेंगे, किसी जिबान, क्योंकि जिबान अगर हम बात करते हैं तो जिबान किसी की पहचान होती है ना, अगर वो इंडिविजुअल्स उस जिबान को इस्तेमाल करना ही छोड़ देंगे तो वो जो एक जिबान से रिलेटेड एक पहचान थी वो खत्म हो जाएगी। इसी तरह से ह्यूमन काइंड मीन्स ग्लोबल पॉपुलेशन, अगर ह्यूमन काइंड ग्लोबल पॉपुलेशन क्या कर रहे होते हैं? एक पहचान बनी हुई है, लोगों के राइट्स वो बना रहा होता है, ये जो ग्लोबल पॉपुलेशन सारे आपस में मिलके वो भी राइट्स को डेवलप कर रहे होते हैं। कहीं किसी दुनिया में अगर कोई राइट्स की वायलेशन होती है तो आपने देखा होगा कि सब इकट्ठे हो जाते हैं लोग, पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट चल रही होती है, पूरी दुनिया में इसके लिए काम चल रहा होता है। तो ये शो कर रहा है कि ये जो चारों के चारों कंपोनेंट्स हैं, ये चारों आपस में मिलके इंडिविजुअल के राइट्स को
उनकी आइडेंटिटीज को शेप कर रहे होते हैं, रीशेप कर रहे होते हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं और डीकंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। अब वर्ल्ड कल्चर सिस्टम की वर्किंग क्या है, ये काम कैसे करता है, ठीक है, इसकी फंक्शन कैसे कर रहा होता है। तो फंक्शन में सबसे पहला इसका पॉइंट ये बताया हुआ कि रिलेटिवाइजेशन, ठीक है, रिलेटिवाइजेशन हम कहते हैं रिलेटिव हो, उसके मुताबिक हो, ठीक है। कैसे कि हम जो काम कर रहे होते हैं हम उसकी मुताबिक कर रहे होते हैं, हम इसका कंपैरिजन कर रहे होते हैं, हम उस चीज को ये देख रहे होते हैं कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूं तो ये उसको उस दूसरी चीज से कंपेयर करके देखते हैं, रिलेटिव टू द अदर थिंग जो उसके गिर्द मौजूद होती है। मैं ये एक्शन कर रहा हूँ तो मेरे एक्शन की वजह से फॉर एग्जाम्पल उस पर क्या फर्क पड़ेगा, या जो मैं एक्शन लूंगा क्या वो एक्सेप्टेबल होगा, या जो मैं एक्शन ले रहा हूँ काम कर रहा हूँ वो दूसरे के लिए के मुकाबले में क्या वो बेहतर है या बेहतरीन है या खराब है, ठीक है। अब क्या करें कि ईच यूनिट इन द मर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर टेक्स शेप रिलेटिव टू द अदर्स, ठीक है, कि कोई भी पूरी दुनिया के अंदर कोई भी जो यूनिट है पूरी दुनिया में, ईच यूनिट इन द इमर्जिंग वर्ल्ड, वो यूनिट एक इंडिविजुअल हो सकता है, वो यूनिट एक यू कैन से कि एक सोसाइटी हो सकती है, वो यूनिट एक कल्चर हो सकता है, एक ग्रुप हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, एक कंट्री हो सकती है। तो हर एक क्या कर रहा होता है कि जो उसकी शक्ल कैसे बन रही होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बन रहा होता है रिलेटिव टू द अदर्स दैट सराउंडेड। अगर हम कोई एजुकेशन पॉलिसी बनाते हैं तो एजुकेशन पॉलिसी हमने देखना होता है फॉर एग्जांपल कि साउथ एशिया के ओवरऑल एजुकेशन पॉलिसी कैसी है, ठीक है, उसको रिलेटिवली देख रहे होते हैं कि हाँ वहां पे इस तरह से फंड लगाया हुआ है, उनकी भी करेक्टरिस्टिक्स हमारी जैसी हैं, ठीक है, सोशो इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स मैच कर रही होती हैं थोड़ी सी, तो हमने उसकी तरह से कैसे बनाना है। या अगर हम एजुकेशन पॉलिसी पाकिस्तान में डेवलप कर रहे हैं तो अमेरिका में कैसे बनी हुई है, अमेरिका वाले कैसे उसको यूज कर रहे हैं, या जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे कैसी वो एजुकेशन पॉलिसीज है। तो उनकी रिलेटिवली उनको देखते हुए हमने क्या करना होता है, उसको अपनी एजुकेशन पॉलिसी को इस तरह से फिर हम शेप कर रहे होते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, हम एक दूसरे के साथ इस तरह से लिंक होते हैं। तो each unit in the emerging world order takes shape relative to the others that surrounded it. Again, वही line. For instance, as nation states become subject to universal standards, right from a common conception, humankind citizenship in those societies become relativized. अच्छा, जैसे ये कहते हैं कि ये जो अगर नेशन स्टेट्स की बात करते हैं, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान पहले आजाद हुआ तो उसकी अपनी पहचान थी, ठीक है, उसने अपने कानून बनाए हुए थे, उसका अपना कल्चर था, उसकी अपनी सारी चीजें थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ, इस कल्चरल सिस्टम की वजह से उसने अपनी पॉलिसीज, अपने लॉज, अपने स्ट्रक्चर्स, अपने सिस्टम्स, अपने इंस्टीट्यूशंस को चेंज किया, डिवाइस किया, तब्दीली लेके आए, बेहतरी लेके आए अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड कल्चर जो कि उनके इर्द गिर्द हमारे दरमियान हमारे इर्द गिर्द मौजूद था, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं कि हमने इट शेप्स रिलेटिव टू द अदर्स, ठीक है, कि हमने रिलेटिवली देखना होता है कि दूसरे के हिसाब से हम किस तरह से अपने आप को उस तरह से शेप कर रहे होते हैं। बिकम सब्जेक्ट टू यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स एक यूनिवर्सली एक कहते हैं ना ये स्टैंडर्ड की चीज है, ये इस स्टैंडर्ड की है, ये इस तरह की बनी हुई है, इस बेहतरी की है, ये सबसे अच्छी है। तो एक यूनिवर्सल जो एक स्टैंडर्ड बना हुआ है उस स्टैंडर्ड के मुताबिक नेशन स्टेट काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड्स किसने बनाए हुए, पूरी दुनिया के अंदर सारी सोसाइटीज ने आपस में बनाए हुए हैं। ह्यूमन काइंड किस तरह से होगी, ठीक है, सिटीजनशिप क्या है, किस तरह से होगी, तो ये पूरी दुनिया में यूनिवर्सल एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, ठीक है, ये एक इसका वर्किंग है। नंबर सेकंड इज एमुलेशन। एमुलेशन हमारे पास क्या है, ऑल द ग्लोबलाइजेशन डजंट क्रिएट अ कॉमन कल्चर इन विच एनी, कि ये क्या करते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर कॉमन कल्चर तो नहीं है, ठीक है, एक जैसा कल्चर तो नहीं है, लेकिन क्या कर रही है कि यहाँ पे कि इन विच एवरीवन होल्ड्स द सेम बिलीव्स एंड वैल्यूज, हर पूरी दुनिया के अंदर सब लोगों का एक ही जैसा बिलीफ, एक ही जैसी वैल्यू नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी जगह बना देता है पूरी ग्लोबलाइजेशन। बेशक वहां पे कॉमन कल्चर नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी सिंगल स्पेस बना लेता है, जगह बना लेता है इन विच ऑल एक्टर्स परसू देयर गोल्स, ठीक है, अपने गोल्स को परसू कर रहा